एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड से हारकर गू तियानसो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए अब वो उसे हराने के लिए अपने हेवनली फायर और डोमेन का यूज करके किंसू को उसमें फंसा देता है। वो सब देखकर किंसू को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है और वो कहता है कि हेवन और अर्थ के लोग तुम फायर अटैक में कन्वर्ट कर दिए हो, क्या बात है, ऐसा तो मैं भी सीख लिया हूँ। वहीं पर किंसू को उससे घिरा देखकर गू तियानसो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उससे लग रहा होता है कि अब वो हारने वाला है। इसलिए वो किंसू को उससे दया की भीख मांगने के लिए कह रहा होता है, लेकिन किंसू उसके कैद में से काफ़ी आसानी से निकल जाता है और उससे कहता है कि मेरे पास फॉरबिडन सुप्रीम स्किन है, इसलिए इस तरह का फायर मेरा कुछ बिगाड़ सकता ही नहीं है। वो देखकर गू तियानसो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी किंसू आकर उसे एक पंच मार देता है। गू तियानसो उसका उस पंच को इग्नोर करके काफ़ी ज़्यादा हैरानी से पूछ रहा होता है कि आखिर हेवनली बुक का फ्लेम तुम्हें हर्ट क्यों नहीं कर पा रहा है। उसे इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है, इसलिए वो और ज़्यादा ताकत का यूज करके फिर से हमला करने लगता है। लेकिन अभी भी उससे किंसू को कुछ भी हो नहीं रहा होता है और वो कहता है कि इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, अब तुम मेरा फ्लेम का सामना करके दिखाओ। ये बोलकर वो अपना फ्लेम का यूज करके काफ़ी बड़ा ड्रैगन बना देता है, जिससे देखकर गू तियानसो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम भी हेवनली बुक का पावर का यूज करके फ्लेम कैसे बना सकते हो। किंसू उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये भी नकली लग रहा है। ये बोलकर वो उससे जलाकर उसका पकौड़ा बना देता है, जिससे वो काफ़ी ज़ोर से नीचे गिर जाता है और उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया होता है। उसका वैसा हालत देखकर उसके लोगों को काफ़ी बड़ा वाला झटका लगता है क्योंकि कुछ भी उनके फेवर में हो ही नहीं रहा होता है। वहीं पर गू तियानसो को दिखाते हैं जहाँ पर वो खुद से बोल रहा होता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। मैं गू तियानसो तियानतो एकेडमी का चीफ डिसाइपल हूँ, 10,000 सालों में मैं ही सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन हूँ, लेकिन फिर भी मैं हार कैसे रहा हूँ। इतना बोलकर वो चिल्ला कर कहने लगा होता है कि वो सिर्फ मुझसे मेरा प्यार ही नहीं चुराया है बल्कि मेरा ही बेस्ट मूव को यूज करके मुझे हरा दिया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसका रोना धोना देखकर 4th सन ऑफ गॉड कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड का थैंक्स, जो कि आकर पूरा का पूरा खेल ही पलट के रख दिया और इसी के साथ हम लोग एम्परर सन के फाइट के लिए क्वालिफिकेशन को भी खोते जा रहे हैं। 6th सन ऑफ गॉड भी फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करते जा रहा हूँ हमारे बीच का गैप उतना ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है। वहीं पर फैंग जल्दी से गू तियानसो के पास जाकर उसे संभालने लगी होती है। फैंग को देखकर गू तियानसो उससे पूछता है कि जल्दी से मुझे ये बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो उससे बताने की कोशिश करती है कि जब किंसू सूलिंग पैलेस में गया था तब वो उसका बात पूरा करने से पहले ही गू तियानसो फिर से उसे झापड़ लगाते हुए कहता है, बिच कहीं के, मेरा ऐसा हालत होने के बावजूद भी तुम अभी भी उसी के बारे में बातें कर करके मेरे दिल को और ज़्यादा कितना चोट पहुंचाओगी। मैं उससे फाइट करके जरूर जीतूंगा ताकि लोगों को पता चले कि मैं यानी कि गू तियानसो किसी से कम नहीं है। ये बोलकर वो सूलिंग पैलेस की तरफ भागते हुए कहता है कि अगर मुझे वहाँ का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा तो मैं इनविंसिबल बन जाऊँगा। उसे वहाँ पर जाता देखकर 2nd सन ऑफ गॉड थोड़ा सा घबराते हुए किंसू को उसे वहाँ पर जाने से रोकने के लिए कहता है, लेकिन किंसू उससे कहते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पर गू तियानसो वहाँ पर पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कह रहा होता है कि अब मुझे रोकने के लिए काफ़ी देरी हो चुकी है। ये बोलकर वो उस पैलेस में एंटर कर जाता है, जो देखकर 2nd सन ऑफ गॉड काफ़ी ज़्यादा निराश होकर कहने लगा होता है कि वो तियानतो एकेडमी का सबसे सीक्रेट जगह है, जितने भी लोग उसमें एंटर करते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है और उनका ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो सब देखकर तियानतो एकेडमी वाले अभी भी खुद को छोटा सा उम्मीद देते हुए कह रहे होते हैं कि वो सूलिंग पैलेस में एंटर कर गए हैं तो क्या हुआ, पहले वो हार गए हैं तो सूलिंग पैलेस से बाहर आने के बाद वो सबसे बदला ले लेंगे। इतना बोलकर वो लोग किंसू से कहने लगे होते हैं कि अब ज़्यादा चिंता मत करो, बस हारने का इंतजार करो। उनकी फालतू की बातें सुनकर किंसू कहता है कि तुम लोग अभी कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। तभी उन्हें गू तियानसो के गुस्से से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसका आवाज़ सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होते हुए कहने लगे होते हैं कि आखिर सीनियर ब्रदर को क्या हो गया है। दूसरा कहता है कि शायद वो इस अपॉर्चुनिटी से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर चिल्ला रहा होगा। तभी गू तियानसो को दिखाते हैं जो कि मुंह लटकाए हुए बाहर निकलता है। उसका शकल का 12 बजे देखकर उसके लोग पूछने लगे होते हैं कि आखिर हो क्या गया है। उसके जवाब में गू तियानसो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कहता है कि सूलिंग पैलेस खाली है, वहाँ का सभी अपॉर्चुनिटी को पहले किसी ने ले लिया है। उसकी वो बातें सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, हमारे एकेडमी के स्टूडेंट के अलावा ऐसा और कौन कर सकता है। एक बंदा कहता है कि सीनियर सिस्टर फैंग और 18 सन ऑफ गॉड वहीं से निकले थे। उस बंदे की बात सुनकर गू तियानसो काफ़ी ज़्यादा अजीब नज़रों से फैंग की तरफ देखने लगा होता है। उसका वैसा नज़र को देखकर फैंग कहते मैंने नहीं लिया है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास ना करके सभी लोग उसी पर चिल्लाने लगे होते हैं कि अगर तुम नहीं लियो तो और कौन ले सकता है, वहाँ का अपॉर्चुनिटी को सिर्फ हमारे एकेडमी वाले ही ले सकते हैं। इसी तरह के इल्ज़ाम सभी लोग उस पर लगाने लगे होते हैं। लेकिन तभी फैंग सभी लोगों से कहते हैं कि सभी अपॉर्चुनिटी को 18 सन ऑफ गॉड ले लिया है। उसकी वो बातें सुनकर वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गू तियानसो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उससे बुक की स्पिरिट के
बारे में पूछता है। फैंग निराश होकर कहते हैं कि उसे भी 18 सन ऑफ गॉड ने ले लिया है। वो सुनकर तो अब गू तियानसो पर काफ़ी बड़ा वाला बिजली गिर जाता है और वो शॉक के मारे नीचे गिर जाता है क्योंकि वो खड़ा रह ही नहीं पाता है और वो बड़बड़ाना शुरू कर देता है। वहीं पर अब ये न्यूज़ सुनकर युवा वाले तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसका काफ़ी ज़्यादा तारीफ करने लगे होते हैं। उनमें से एक सेकंड सन ऑफ गॉड भी होता है जो कि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहते हैं कि 18 सन ऑफ गॉड सच में काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप हो गया है, अब उसे मेरी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ में इस न्यूज़ को अभी भी तियांतो एकेडमी वाले अच्छी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं और उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी काफ़ी दिनों के बाद सिस्टम अपना शकल दिखाकर किंसु को बताता है कि गू तियांसो को हराने पर तुम्हें 10 इंपेरियल का की लक मिलता है। 10 लक का रे के बारे में सुनकर किंसु काफ़ी ज़्यादा खुश होकर सोचने लगा होता है कि लगता है कि उसका सभी लक को मैंने चूस लिया है। ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होने लगा होता है और तभी वहाँ पर तियांतो एकेडमी के डीन आकर किंसु से उस किताब के स्पिरिट को मांग करने लगी होती है। अपने डीन को देखकर उसके सभी लोग जल्दी से उन्हें ग्रीट करने लगे होते हैं। वहीं पर वो डीन अभी भी किंसु से कह रही होती है कि चुपचाप उस किताब के स्पिरिट को मुझे दे दो, वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जिसे को तुम ले सकते हो, अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से उसे वापस कर दो। उसके जवाब में किंसु अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसके स्पिरिट को पहले खा चुका हूँ। वैसा जवाब सुनकर डीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहती है कि अगर ऐसा बात हो तो ठीक है, तुम्हें मारकर तुम्हारे बॉडी में से उसका स्पिरिट को निकालना पड़ेगा। वो देखकर 12th और 17th काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगे होते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर उसका उसे छूने से पहले ही किंसु फैंग का यूज करके उसे अपने सामने लाकर बुलवाता है कि 18 सन ऑफ गॉड को चोट भी मत पहुंचाना। उसका वैसे एक्शन देखकर डीन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो देखकर उसके लोग भी कहने लगे होते हैं कि डीन को रोककर तुम अपने सेक्ट को बिट्रे कर रही हो। तभी डीन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उससे कहती है कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड तुम्हें ऐसा कौन सा ड्रग दे दिया है जिसके कारण तुम उसका पूरा का पूरा बात मान रही हो। फैंग उसे समझाने की कोशिश तो करती है लेकिन उससे पहले वो उसे एक झापड़ा लगाकर रास्ते से हटाकर किंसु पर फिर से हमला करने के लिए जाने लगती है। उसे हमला करते देखकर किंसु जल्दी से गेट कीपर को समन करने लगता है। वो देखकर डीन कहती है अब तुम्हारा कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगा। ये बोलकर वो हमला करने ही वाली होते लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर गेट कीपर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसी पर अटैक करके उसे पीछे धकेल देता है। वो देखकर किंसु सोचते हैं कि गेट कीपर मुझे सच में डाउन नहीं किए हैं, क्रिटिकल मोमेंट में आकर मुझे हमेशा बचा लेते हैं। वहीं पर युवा का गेट कीपर को देखकर डीन पूछती है कि तुम इसमें इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। गेट कीपर कहता है कि जूनियर्स के डिस्प्यूट में तुम अपना टाइम क्यों अड़ा रही हो। डीन कहती है कि हम अपने हेवनली बुक के स्पिरिट को खो नहीं सकते हैं या फिर किसी आउटसाइडर को ऑब्टेन नहीं करने दे सकते हैं। इसके जवाब में गेट कीपर उससे पूछता है क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ये ओरिजिनली डेस्टिनी और थ्रोन का बैटल है, इसलिए ये काफ़ी नॉर्मल बात है कि तुम्हारा लक को या फिर तुम्हारा अपॉर्चुनिटी को तुमसे पहले कोई छीन सकता है या फिर तुमसे पहले कोई ले सकता है। इसी तरह से एम्परर का जन्म होता है। उसकी वो बात सुनकर डीन का मुँह ही बंद हो जाता है लेकिन फिर भी वो उससे पूछती है कि आखिर 18 सन ऑफ गॉड का बैकग्राउंड क्या है, आखिर उस तरह का मॉन्स्टर युवा सेक्ट में अपियर कैसे हो गया है। गेट कीपर इसके जवाब में बताता है कि किंसु का फादर किन फातियान है। वो नाम सुनकर डीन काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए कहती है कि वो मैडमैन जो कि हेवन के बैटलफील्ड में फाइट करने का हिम्मत किया है, नो वंडर वो इतना ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है। तभी गेट कीपर अनाउंस करता है कि इस जनरेशन के युवा और तियांतो एकेडमी के बैटल में तुम लोग हार गए हो। उसके जवाब में डीन कहते हैं कि अभी ये सब कहने का वक्त नहीं आया है, ग्रेट बैटल तो अभी शुरू ही हुआ है, तुम लोग बस इंतजार करो। तभी गेट कीपर अपने सभी डिसाइपल से कहता है कि ये ट्रिप कंप्लीट हो गया है और तुम लोग वापस लौट सकते हो। ये सुनकर वो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होकर जाते हुए कहने लगे होते हैं कि चलो जल्दी से जाकर खुशखबरी सबको अनाउंस करते हैं। दूसरा कहता है कि 18 सन ऑफ गॉड आकर पूरे सिचुएशन को बदल कर रख दिया और एक और लेजेंड को क्रिएट कर दिया है। इसी तरह का बातें सभी लोग करते हुए वहाँ से जाने लगे होते हैं। वहीं पर अपनी इस हार से तियांतो एकेडमी वाले काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और गू तियांतो डीन से कह रहा होता है कि मेरी इनकम्पिटिशन के कारण हम लोग हार गए। डीन चिल्लाते हुए कहते मैंने कहा ना कभी हार मानना काफ़ी जल्दी होगा, अब ग्रेट एरा का शुरुआत हो गया है जिसमें एंडलेस अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलेगी। सूलिंग पैलेस का अपॉर्चुनिटी के बिना भी तुम लोग अभी भी उससे बड़ा अपॉर्चुनिटी के लिए कम्पीट कर सकते हो। ये सुनकर गू तियांतो थोड़ा सा चौंकते हुए पूछता वो कैसे। डीन अपने बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि आजकल का ईस्टर्न वाइल्डनेस का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी एंशिएंट ब्रोंज पैलेस में अपीयर हो रहा है। काफ़ी सारे ग्रेट सेक्ट के लीडर उसका दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली वो लोग उसमें छोटा सा गैप को खोल दिए हैं। और एंशिएंट ब्रोंज पैलेस का ओरिजिन हेवनली बुक से भी काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसका कुछ जगह पर सेक्ट लेवल वाला फिगर नहीं जा सकता है, सिर्फ कम कल्टिवेशन लेवल वाला ही लोग ही जा सकते हैं। इसीलिए तुम जैसे जीनियसेस का उसमें एंटर करने का चांस आएगा, इसलिए तुम लोग इसे गंवा नहीं सकते हो। उसकी बातें सुनकर गू तियांतो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि अगर ऐसी बात हो तो ठीक है, मैं अभी एंशिएंट ब्रोंज पैलेस जाता हूँ। डीन कहते जाओ, एक बार अगर तुम वर्ल्ड डिफाइंग अपॉर्चुनिटी को सीज कर लेते हो तो ईस्टर्न वाइल्डनेस से तुम बाहर जा पाओगे और दूसरे रीजन के जीनियस से भी कम्पीट कर पाओगे। उनकी बातें सुनकर फैंग उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश तो करती है लेकिन वो कुछ कह ही नहीं पाती है और उससे पता चल जाता है कि जाने से पहले 18
सन ऑफ गॉड ने उस पर एक बैन लगा दिया है, जिससे वो उन लोगों को सच नहीं बता सकती है। उसे देखकर डीन उससे कहते तुम्हें कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ कि 18 सन ऑफ गॉड हेवनली बुक का पावर का यूज करके तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। हालांकि अभी इस मैजिक का कोई भी तोड़ मेरे पास नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगा। ये बोलकर वो फैंग को कहीं पर अपने साथ लेकर चली जाती है। अगले समय युवा सेट को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग जाकर काफ़ी खुशी खुशी सबको अपने जीत का बात बता रहे होते हैं। इसके बाद बिस्ट टेंपल को दिखाते हैं, जहाँ पर दोनों बिस्ट एंसेस्टर सभी लोगों को परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उन्हें ये गलतफहमी हो गया होता है कि सेकंड सन ऑफ गॉड ही उन लोगों को जिताया है। इसलिए वो लोग सेकंड सन ऑफ गॉड को बुलाने के लिए बोलकर उसे गॉड किंग पिल देने की बातें करने लगते हैं। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।